तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं मीन्स ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक सांद्रता से मुक्त होता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता घटे या बढ़े, समझ गए ना, इनमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण अभिक्रिया में, समझ गए ना, जब तक अभिक्रिया चलेगी कि संपूर्ण अभिक्रिया में वेग जो है स्थिर रहता है। ठीक है, कि इस तरह से जो अभिक्रिया वेग है, देखो अभिक्रिया वेग अभिकारक सांद्रता से मुक्त है, मतलब अभिकारक की सांद्रता को घटाया जाए बढ़ाया जाए, वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब संपूर्ण अभिक्रिया में वेग स्थिर रहेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसका दर समीकरण कि R इक्वल टू, मतलब वेग बराबर K इंटू R की पावर 0, जहां R क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो R इक्वल टू के, मतलब संपूर्ण अभिक्रिया में जो वेग है अभिक्रिया का, वो वेग स्थिरांक के बराबर बना रहेगा। इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे H2 तथा Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग। तो देखो बच्चों, H2 और Cl2 का जो प्रकाश रासायनिक संयोग कराया जाता है, तो ये एक द्रव सतह पर, लिक्विड H2O की सतह पर कराते हैं। तो क्या होता है कि यहां पर जो H2 है और क्या Cl2, जैसे ही लाइट पड़ी वो HCl बन जाता है, और HCl क्या होगा, इस लिक्विड में घुल जाता है, मतलब वाटर में। और इस पूरे एरिया में, मतलब यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल थे, H2 और Cl2 के मॉलिक्यूल्स थे, उनका सांद्रण पर यूनिट जो वॉल्यूम है इस कंटेनर के अंदर का, वहां स्थिर बना रहेगा। और इस तरह से H2 और Cl2 से HCl बनने का वेग संपूर्ण अभिक्रिया में स्थिर रहता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में अगर फोटोन गिरने की दर फिक्स कर दी जाए, मतलब अभिक्रिया मिक्सचर में फोटोन के गिरने की दर फिक्स कर दी जाए, तो विघटित होने वाले या रासायनिक संयोग करने वाले अणुओं की संख्या भी स्थिर हो जाएगी। स्टार कांस्टी नियम के अनुसार अगर फोटोन आएंगे तो हर एक अणु को जो है सक्रियत करने के लिए फोटोन, एक अणु के लिए एक फोटोन, तो सोचो आप 100 फोटोन पर सेकंड डाल रहे हैं, तो 100 अणु ही क्या होंगे, उत्पाद में बदल रहे हैं। अब आप 1000 अणु भी कर दो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो यही है H2 और Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग, ये एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके अलावा आप देखोगे कि किसी भी सरफेस पर अगर अभिक्रियाएं चल रही हैं, तो सरफेस पर होने वाली अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं बच्चों, शून्य कोटि की। क्योंकि सरफेस एरिया में होने वाली अभिक्रियाएं सरफेस एरिया पर डिपेंड करती हैं। अगर वो फिक्स है तो अभिकारक कितना भी घटा लो बढ़ा लो, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता से मुक्त हो जाएगा। तो ये सारी अभिक्रियाएं ज्यादातर उच्च दाब पर कराई जाती हैं, उच्च दाब पर सतह पर, ठीक है, होने वाली अभिक्रिया। क्योंकि जैसी उच्च दाब लगाओगे, सतह पूर्णतः ढक जाएगी अभिकारक अणुओं से, और जो अणु परत या सरफेस की सतह पर कांटेक्ट में होंगे वही उत्पाद में बदलेंगे। आप बाहर से कितना भी अभिकारक बढ़ा दो, वेग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये 4 अभिक्रियाएं याद रखना है। N2O का विघटन, अमोनिया का Fe की सतह पर विघटन, HI का गोल्ड की सतह पर विघटन, इसके अलावा H2 और Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयोग। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आगे आते हैं। अब देखो, अब आएगा वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है बच्चों। मैंने डेरिवेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा,
तो हमें वेग स्थिरांक का जो एक समाकलित व्यंजक निकाला गया है, मैं वहां से ले रहा हूं, और ये व्यंजक है k इक्वल टू 1/t r नॉट माइनस आर टी। यहां पर r नॉट जो है ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और आर टी है t समय पर अभिकारक की सांद्रता। मतलब कोई t समय हो गया, t मतलब अभिक्रिया का समय है, यहां पर t क्या है बच्चों, अभिक्रिया का समय। मतलब जब अभिक्रिया t समय तक चल गई तो कितना अभिकारक बचा, वो है आर टी। और आर नॉट माइनस आर टी कर दें यहां पर, मतलब कितनी सांद्रता ली गई थी अभिकारक की प्रारंभिक, और जब अभिक्रिया t समय तक चल गई तो कितनी बची सांद्रता। इनका जो अंतर है ये है उत्पाद की सांद्रता। इसको हम x से रिप्रेजेंट करें तो k इक्वल टू एक रिलेशन और बन गया x अपॉन t। तो अगर हमें x निकालना है तो k इंटू टी, जहां k वेग स्थिरांक और t समय। ध्यान रखें वेग स्थिरांक में जो समय आ रहा है वही टाइम यहां पर t की यूनिट लेनी है। अगर k वेग स्थिरांक में सेकेंड इनवर्स आ रहा है तो समय को भी हम सेकेंड में ही लेंगे। तो इस तरह से x हमारा कैलकुलेट होगा। यहां तक बात क्लियर है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर आता है अर्ध आयु काल टी हाफ। हर एक ऑर्डर की रिएक्शन में हमें अर्ध आयु काल पढ़ना है। अर्ध आयु काल मतलब अभिक्रिया का एक समय अंतराल जिसमें अभिकारक सांद्रता आधी हो जाती है। मतलब अभिक्रिया की एक ऐसा समय कि जब अभिकारक का आधा भाग जो है, अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल चुकी होती है। तो इस तरह से यहां पर जो x है वो RT के इक्वल होगा। मींस जो बची हुई सांद्रता RT की है, ठीक है, वो उत्पाद की सांद्रता के बराबर होगी। मतलब आधी आधी होगी, या RT इक्वल टू R नॉट अपॉन 2। तो इस तरह से यहां पर और आगे बढ़े तो हम यहां पर जो है फॉर्मूला होता है k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो k इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2। तो देखो x की वैल्यू मैंने रख दी आर टी, या यहां से भी ले सकते हैं, एक तो यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा हमारा x इक्वल टू आर टी मीन्स आर नॉट बाई 2। तो k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो k इक्वल टू निकालें तो हमने x की जगह रख दिया आर नॉट बाई 2, ठीक है, और ये टी हाफ मैंने जहां टी था वहां क्या कर दिया बच्चों, टी हाफ। तो ये इसका इक्वेशन बन गया टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती है। मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अगर ज्यादा लोगे तो आधी मात्रा होने में ज्यादा समय लगेगा, कम मात्रा लोगे तो कम लगेगा, और हर बार आधा होने में समय घटता जाएगा। तो इस तरह से हमें अर्धायु काल का ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रिलेशन लेना है। ये है 50% अभिक्रिया का समय। अब हम यहां आ जाए कि जो अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए 75% पूर्ण होने का समय क्या है, तो 75% पूर्ण होने का समय का मतलब है x की वैल्यू हमें रखेंगे 3/4 इंटू आर नॉट। मतलब है इतना उत्पाद बन चुका हो जो कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 पार्ट हो, और यहां इतना उत्पाद बन चुका हो जो अभिकारक की सांद्रता का आधे के बराबर था। तो मैंने इस रिलेशन का यहां यूज कर दिया। तो यहां पर जब हम फिर फॉर्मूला लेंगे t, तो यहां पर जो इक्वेशन होता है ना, यहां इस इक्वेशन से लिया है मैंने k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ठीक है। तो यहां पर हम t को 3/4 ले लें तो x की जगह हम क्या रख दें 3/4, ठीक है, और r नॉट। तो हमारा और आगे बढ़ते चलें तो हम लिखेंगे तो 3/4, तो हमारे पास k, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना इस रिलेशन को कि t 3/4 इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 3/4 आर नॉट अपॉन के। तो यहां पर मैंने बस इसको और आगे सॉल्व कर लें तो ये इस तरह से मैंने रख दिया t 3/4 आर नॉट इंटू 3/4 इंटू के। आर नॉट अपॉन 2k यहां से हटा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूंकि आर नॉट अपॉन 2k किसकी इक्वल है, टी हाफ के। तो इस तरह से 3/4 1.5 टी हाफ के इक्वल होगा।
तो आप देख रहे हैं कि अब जो 75% पूर्ण होने में, मतलब 50% के बाद जो 25% आप देख रहे हैं, मतलब जो 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, अब जो 50% अभिकारक बचा था उसका 50% फिर होने में अब लगा हुआ समय अर्ध आयुकाल का आधा हो गया, क्योंकि अभिकारक सांद्रता आधी हो गई। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन याद रखना है, अर्ध आयुकाल 3/4। इसी तरह से जो भी आपको 90% कह दे तो आप R0 का 90% निकाल लो, वो x की जगह रख दो तो 90% का टाइम निकलेगा। तो इस तरह से कोई भी समय आप यहां निकाल सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण काल, कब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी? 100% कंप्लीशन, मतलब जो x है वो R0 के इक्वल हो जाए तो k = हो जाएगा x/t की जगह पर x की जगह मैंने रख दिया R0/k। ये है कंप्लीशन टाइम, मतलब जब उत्पाद जो है बने वो पूरे संपूर्ण अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाए, मतलब हम ये कहें कि जो RT है वो 0 हो जाए, तो इस तरह से वो समय क्या कहलाएगा? कंप्लीशन टाइम। तो यहां पर k = x/t में t की जगह कंप्लीशन और x की जगह R0 रख दिया, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। t½ हम जानते हैं R0/, ठीक है, 2k, तो R0/k की जगह मैंने यहां पर t½ ये हो गया, तो R0/k की जगह t कंप्लीशन रख दें। तो इस तरह से टाइम 100% जो कंप्लीशन टाइम है वो अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है, मतलब 2 अर्ध आयुकाल के बाद अभिकारक की संपूर्ण सांद्रता उत्पाद में बदल चुकी होगी। तो ये था कंप्लीशन टाइम, 3/4 टाइम, हाफ लाइफ और वेग स्थिरांक को निकालना। अब यहाँ एक कुछ क्वेश्चंस किए हैं मैंने, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.01 मोलर है और 10 मिनट में यह घट के 0.008 मोलर हो जाती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा? तो यहाँ पर देखो R0 कितना रख देना है बच्चों आपको? 0.01। RT कितना ले लेना है? 0.008। टाइम क्या लेना है? 10 मिनट, ठीक है। अब हम यहां पर ये सब वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो 1/t की जगह हो गया 1/10, R0 की जगह 0.01 और ये हो गया 0.008, तो ये आ गया k = 0.002/10, तो k = आ गया 2 × 10⁻⁻, ठीक है, 4। अब देखो यहाँ पर ये जो है मोलारिटी की यूनिट में था और ये किसकी यूनिट में था? मिनट में, तो यूनिट आ गई मोलारिटी मिनट इनवर्स। फिर हमें t½ निकालना है, तो R0/2 की हमने यहां से ले लिया, R0 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.01/2 × 2 ठीक है, यहाँ हो गया -4, तो ये आ गया हमारे पास 25 मिनट। तो इस तरह से t½ निकाल लिया। फिर इसी तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1/2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो 10 मिनट 20 मिनट के पश्चात उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? तो देखो उत्पाद की सांद्रता निकालने का सीधा फॉर्मूला है x = k × t। अभी मैंने यहां कहा था कि जो k की यूनिट में टाइम यूनिट आ रही है सेकंड इनवर्स, तो यहां पर अभिक्रिया के समय का भी हमें यूनिट सेकंड में ही लेनी होगी। तो 10 मिनट के पश्चात, तो k की वैल्यू रख दी मैंने 1.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इंटू 10 मिनट, मिनट को हमने सेकंड में ले लिया, तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 7.2 मोल पर लीटर, ठीक है। 20 मिनट के बाद निकालोगे तो ये हो जाएगा k × t, x = k × t, k की वैल्यू रख दी t, अब हम 20 मिनट का ले लेंगे तो ये इसका डबल आ जाएगा x। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। फिर है समाकलित व्यंजक का समीकरण। समाकलित व्यंजक का ग्राफीय निरूपण, बल्कि कहेंगे हम ग्राफीय निरूपण, कि जो समाकलित व्यंजक होता है उसका हम ग्राफीय निरूपण कैसे करें। तो देखो अभी आपने देखा था ये है समाकलित व्यंजक, k = 1/t R0 - RT। k उठा के यहाँ कर दिया मैंने, t को k के साथ कर दिया, तो ये हो गया R0 - RT। RT = तो ये हो जाएगा -KT, ठीक, ये माइनस यहाँ ला दें, प्लस R0। तो ये इक्वेशन बन गई y = mx + c। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो ढाल है वो ऋणात्मक दिख रहा है,
इसका मतलब है कि ग्राफ में ढाल ऋणात्मक इस तरह से आएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ लेते हैं और ढाल ऋणात्मक है तो ऐसे आती है लाइन, धनात्मक है तो ऐसे, मतलब यहां पर जो tan थीटा है वो निगेटिव लिया जाएगा और यहां पर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये ग्राफ ऋणात्मक है तो इस तरह से आएगा, यहां पर RT और T लें तो ये लाइन, तो ये जो इंटरसेप्ट दिख रहा है वो किसकी इक्वल है बच्चों, जो ढाल है यहां पर ये C क्या है, ढाल, स्लोप, और ये स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा, नहीं उल्टा लिखिए, ढाल थोड़ी है, ये है अंतःखंड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, अंतःखंड, और ये है ढाल जिसको मैंने tan थीटा लिया उल्टा। तो अंतःखंड ये वाला है, जो कि आप देख रहे हैं कि y अक्ष पर ये जो इतना हिस्सा सरल रेखा द्वारा कट रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, अंतःखंड, जो कि r0 की इक्वल दिख रहा है, x तो हो गया t, y हो गया rt, और जो ढाल है वो है k, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस k, चूंकि tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है तो k ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये था हमारा इसके लिए ग्राफ। और अगर आप अर्धायुकाल का ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा बनेगा अर्धायुकाल के लिए इसका, तो ध्यान रखें कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनमें अर्धायुकाल और इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, अर्धायुकाल का ये टी हाफ, और यहाँ पर अगर हम किसके बीच में लें, अर्धायुकाल का और अभिकारक की सांद्रता का, तो ये इस तरह दिखेगा, जहां की ढाल किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अभिकारक सांद्रता ज्यादा तो उसका अर्धायुकाल ज्यादा है। मतलब आपको अगर डाटा दे रखे हो, मान लो यहां लिखा है R0 और यहां लिखा है टाइम, कुछ भी यूनिट है, मिनट, इनवर्स जो भी है, मान लो ये लिखा है 10 या 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये है मान लो 50। अब मान लो ये लिखा है 200, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये मान लो 300 है तो ये कितना हो गया, 150। अब उल्टा भी, तो अगर आपको अभिकारक की सांद्रता बढ़ने के साथ टी हाफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो डाटा जो दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, ध्यान रखें वो जीरो ऑर्डर को शो कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से मान लो R0 ऐसा दे रखा है, ठीक है, 100 मतलब मोल पर लीटर में ले लूं मैं 2, और यहां पर हो गया मान लो ये है इस तरह से ले लें हम कि ये मान लो 200 है, फिर ये 100 हो गया, 200 है, मान लो ये 100 मिनट है, ये टी हाफ इसका दे रखा 100, और जब आधा हो गया तो ये 50, तो भी ये किसको शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर को। किसको शो कर रहा है बच्चों, जीरो ऑर्डर को। ठीक इसी तरह से मान लो A प्लस B मिलके और ये उत्पाद बन रहा है, ठीक है, और यहां लिखा है A की सांद्रता, ये लिखी है B की, और ये लिखा है मान लो रेट, ठीक है। A की सांद्रता 0.01, 0.02, ये है 0.01 और 0.01 इस तरह। मान लिया जाए रेट है यहाँ पर 6 × 10 की पावर -2, और ये डबल करने पर भी 6 × 10 की पावर -2, तो भी ये किसको शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर को। कि आप कितना भी अभिकारक की सांद्रता, मतलब एक को ये स्थिर कर दिया मैंने, तो हम ये कहेंगे कि A के सापेक्ष जो है कोटि क्या हो गई बच्चों, जीरो, कि A की सांद्रता आप डबल कर रहे हैं तो अभी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरह की अगर सीरीज बन के या टेबल बन के और आपको इस तरह के आंकड़े दे रखे हैं, तो आप कंपेयर करें, अगर कोई भी दो घटक में से एक की सांद्रता स्थिर रख के दूसरे की चेंज कर रहे हैं और उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी, उसकी सांद्रता में परिवर्तन से रेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप समझें कि पर्टिकुलर उस घटक के सापेक्ष रेट जो है, मतलब वो सॉरी ऑर्डर जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर। तो इस तरह से आपको निर्धारित करना है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो है। अगर ऑर्डर पूछा गया है क्वेश्चन न्यूमेरिकली तो इस तरह से, या कोई भी ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि जीरो ऑर्डर का इनमें से ग्राफ कौन सा है, तो बची हुई सांद्रता और टाइम के बीच का ग्राफ आता है इसमें, है ना। अर्धायुकाल और संपूर्ण जीवन काल में क्या संबंध है जीरो ऑर्डर का, तो इस तरह के संबंध से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहां तक क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम बाकी जो है नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर को हम उसमें डिस्कस करेंगे अगले
वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं।